सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं बाब जहांगीर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम तज्जिया। जब भी मुल्क में सियासी कशीदगी बढ़ी है, इसका बराह रास्त असर मईशत पर पड़ा है। जब हुकूमतें मुख्तसर मुद्दती होती हैं और मुसलसल तब्दीलियाँ आती हैं, पॉलिसीज़ का तसलसल नहीं होता, तो इससे सरमायाकारों का एतमाद मुतासर होता है, मनसूबे रुक जाते हैं, रोज़गार के मौके भी कम हो जाते हैं और मईशत की ग्रोथ को ब्रेक लग जाता है। इस वक्त मुल्क की इकॉनमी को बैनुल-अक़वामी मालियाती इदारों के कर्ज का सहारा है, जिसकी बदौलत मईशत आगे बढ़ रही है। पाकिस्तान 1950 से IMF का रुकन है। पाकिस्तान IMF से 24वां कर्ज प्रोग्राम मिलने की उम्मीद लगाए बैठा है। पाकिस्तान और IMF के दरमियान $7 अरब के तौसीई फंड प्रोग्राम के लिए मामला तय पा गए हैं और हुकूमत पर उम्मीद है कि 25 सितंबर को IMF बोर्ड इजलास में पाकिस्तान को ये $7 अरब कर्ज की मंजूरी मिल जाएगी। एक मरतबा फिर चीन, सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब इमारात ने पाकिस्तानी कर्जों को रोल ओवर करके मुल्क की मईशत को सहारा फराहम किया है। तकरीबन 3 साल के लिए $16 अरब की अदायगी को मौखर करवाने की यकीन दहानी और मजीद $2 अरब कर्ज का हुसूल एक मुश्किल हदफ था। पाकिस्तान को रवा माली साल $26 अरब से जायद की अदायगियां करनी है, जबकि रवा माली साल की $16 अरब से जायद की अदायगियां रोल ओवर हो जाएंगी। पाकिस्तान आइंदा साल मार्च तक $14 अरब से जायद वाजिबुल अदा हैं, जिसमें $8.3 अरब रोल ओवर होंगे, जबकि बकिया $5.8 अरब माहाना $80 करोड़ से $1 अरब बनते हैं, जो कि अदा कर दिए जाएंगे। स्टेट बैंक के मुताबिक जुलाई से सितंबर तक $4 अरब की अदायगियां सेटल की जा चुकी हैं। वफाकी वजीर बराए खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल करते हुए बताया कि पाकिस्तान ने IMF से तय किए गए तमाम अहदाफ पूरे कर लिए हैं। एग्जीक्यूटिव बोर्ड से मंजूरी के बाद दीगर मालियाती इदारों से फंड्स मिलने में इजाफा होगा। हुकूमती सतह पर तो माशी इस्तेहकाम के इशारे मिल रहे हैं, लेकिन अवामी सतह पर हालात ज़्यादा अच्छे नहीं हैं। जब भी IMF के प्रोग्राम की मंजूरी का वक्त करीब होता है तो आवाम के दिल की धड़कनें मजीद तेज़ हो जाती हैं, क्योंकि IMF हमेशा कर्ज तो देता है लेकिन बदले में पाकिस्तान से बहुत कुछ ले भी लेता है। अब यहाँ पर भी सवाल यही है कि इस बार IMF पाकिस्तान पर कौन सी सख्त शराइत लगाने जा रहा है। एक खबर के मुताबिक IMF के $7 अरब के मुआहदे की असल कीमत बहुत बड़ी है। IMF की शर्त यह है कि दौरान मुआहदा पाकिस्तान कोई भी नया स्पेशल इकोनॉमिक जोन या एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन नहीं बनाएगा। IMF का मानना है कि स्पेशल जोन्स में दी जाने वाली मराहत फ़ायदेमंद नहीं होती, उनसे एक मखसूस तबके को फ़ायदा होता है और मजमूई तौर पर मईशत को इससे कोई फ़ायदा नहीं पहुँचता। IMF कर्ज की मंजूरी के लिए आवाम के लिए टैक्सों का नया बोझ भी साथ लाएगी। अब मुआशी माहिरीन की राय यह है कि टैक्स फाइलर्स पर मजीद बोझ डाला जा सकता है। पाकिस्तान का इस वक्त सबसे बड़ा मसला एक्सपोर्ट में कमी का है। माहिरीन IMF मुआहदे से CPEC का दूसरा मरहला सुस्त रवी का शिकार होने का खदशा भी जाहिर कर रहे हैं। इस शर्त से इकनॉमिक ग्रोथ भी बुरी तरह मुतासर होगी और ज़ाहिर है इस वक्त इंडस्ट्री भी हमारी बड़ी मुश्किलात का शिकार। प्रोसेसिंग या स्पेशल इकनॉमिक जोन्स नहीं बनेंगे तो हमारी इंडस्ट्री की मुश्किलात कैसे कम होंगी, इस पर हम बात करेंगे। हारून शरीफ साहब साबिक वज़ीर सरमायाकारी के हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया हारून साहब, प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। अब अगर IMF की ये कंडीशंस पाकिस्तान पर अप्लाई होती हैं तो इससे फिर जो इस वक्त सरमायाकारी है, जो इन्वेस्टमेंट का इस वक्त एक माहौल बना हुआ है पाकिस्तान में वो मजीद कितना मुश्किलात से दो चार हो जाएगा और नई सरमायाकारी के फिर जो चांसेस हैं वो भी महदूद होते जाएंगे पाकिस्तान में? जी बहुत शुक्रिया। इसके अंदर एक क्लैरिफिकेशन को समझना बहुत ज़रूरी है कि IMF ने ये जो कहा है कि आप स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स या स्पेशल एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन्स अभी नए नहीं बनाएंगे, तो उसके अंदर अगर तो हम नए जोन बनाते हैं और उनको लेवल प्लेइंग फील्ड पे रखते हैं, मतलब कि जो बाकी सब लोगों को सहूलतें मिल रही हैं वही रखते हैं, तो मेरा नहीं ख्याल कि IMF उस पर एतराज़ करता है। IMF एतराज़ करता है जब आप टैक्स की एक्स्ट्राऑर्डिनरी छूट देते हैं, सस्ता कर्जा देते हैं, सस्ती यूटिलिटीज देते हैं, वो इसको सब्सिडी को डिस्टॉर्शन समझता है। और उनके एनालिसिस में, और मैं काफी हद तक इस पे इत्तफाक भी करता हूं कि ये जो हमारा टेम्पररी टैक्स इंसेंटिव की बेस पे इंडस्ट्री मूव करती है वो सस्टेनेबल नहीं होती, हमने देखा, और वो अपने फायदे लेके वो पैकअप करके चले भी जाते हैं। तो पाकिस्तान को ये देखना है कि इस वक्त कंपेटिटिव बुनियादों पर क्या पॉलिसी मैयर्स ले कि प्राइवेट इन्वेस्टर्स को इंसेंटिवाइज कर सके। IMF प्रोग्राम के अंदर जो इन्वेस्टर्स को, हमारे बड़ों को, पुरानों को आदत पड़ी हुई है कि वो सब्सिडाइज लोन लेते हैं, सस्ती ज़मीन लेते हैं, सस्ती बिजली लेते हैं और फिर कंपेटिटिव नहीं हो पाते लेकिन एक्सपोर्ट कर पाते हैं। तो आई थिंक अब उस रिजीम से एक ट्रांजिशन करनी पड़ेगी, ऐसी सनत को प्रमोट करना पड़ेगा जहां हमारा कंपैरेटिव एडवांटेज दुनिया में ज़्यादा है।
सही, तो अब ऐसी सनत का फ़रोग इस वक्त हारून साहब आपको होता नज़र आ रहा है? चूंकि हम सीपैक के दूसरे फेज़ पर नज़र डालते हैं तो वहाँ वैसे ही इस वक्त प्रोसेस बहुत स्लो है, और फिर ये कहा जा रहा है कि IMF का प्रोग्राम जैसे आगे बढ़ेगा वो प्रोसेस मज़ीद भी स्लो डाउन हो सकता है। एक मौके पर हमारे IPPs लगाए इसलिए गए थे कि जब हमारी इंडस्ट्री ग्रो करेगी तो हमारी कंजम्पशन बढ़ेगी, तो हमें ज़्यादा बिजली उस वक्त चाहिए होगी, लेकिन वो हमारा प्लान भी फेल हो गया, और कैसा वो फेल होकर इस वक्त आप देखें गले की हड्डी बना हुआ है, वो एक अलहदा मौजू है। तो ये इस वक्त आपको वो इंटेंशन नज़र आ रही है कि जिस सनत के फ़रोग की आप बात कर रहे हैं हुकूमत उसी ट्रैक पर चल रही है? कि देखिए, पाकिस्तान का पहले जो भी हम सनत या जो भी इकोनॉमिक वेंचर या कमर्शियल वेंचर करते हैं, उसके 3-4 हमारे पैरामीटर्स हैं जिनको उसको जरूर टच करना चाहिए, टिक करना चाहिए। नंबर 1, आया वो इन्वेस्टमेंट जो है वो जॉब क्रिएट करेगी। नंबर 2, आया वो एक्सपोर्ट कर पाएगी। नंबर 3, कुछ हमारी करंट प्रोडक्शन में प्रोडक्टिविटी एनहेंसमेंट हो पाएगी। और नंबर 4, जो फ्यूचर की टेक्नोलॉजी, इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज हैं, उनको ला सकेगी। अगर वो इन्वेस्टमेंट या प्रोजेक्ट इसकी बजाय उल्टा पाकिस्तान से कमा के बाहर पैसा भेजता है, तो हमारे लिए करंट हालात में फायदेमंद नहीं है। अब मैं आता हूं सीपैक 2 की तरफ। देखिए, 3-4 ग्लोबल ट्रेंड्स और चाइना का ट्रेंड बड़ा क्लियर है कि उन्होंने पहले फेज में जो $35 अरब की इन्वेस्टमेंट की इंफ्रास्ट्रक्चर में, अब ये G2G, स्टेट टू स्टेट इन्वेस्टमेंट का टाइम खत्म हो गया है। अब जो ममालिक बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में पार्टनर हैं, खासतौर पे ईस्ट एशिया के और सेंट्रल एशिया के, वो प्राइवेट कैपिटल को अट्रैक्ट कर रहे हैं कि उस इंफ्रास्ट्रक्चर को उसके दाएं बाएं सनतें लग सकें, होटल बन सकें, ट्रांसपोर्ट की कंपनियां आ सकें, ट्रेड लॉजिस्टिक्स की कंपनियां आ सकें। उसके लिए पाकिस्तान को इंसेंटिव्स में नंबर 1, एक तो लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग की जरूरत है, और उसके ऊपर हमारे बैंकिंग सिस्टम ने, जिसने बहुत कमाया है और वो सिर्फ सरकार को कर्ज देता है, आई थिंक उनको अब सोचने की जरूरत है और बैठने की जरूरत है कि कैसे प्राइवेट सेक्टर क्रेडिट को और इक्विटी को प्रमोट करे। दूसरा ये है कि जमीन पाकिस्तान में बहुत महंगी है, क्या स्टेट सस्ती जमीन दे सकती है। चौथा यह है कि हमारा एक कोई पॉलिसी, जो आपने बिल्कुल सही कहा कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का पॉलिसी से लिंक है, आया हमारे पास सीपैक 2 के लिए कोई पॉलिसी फ्रेमवर्क है हमारा अपना, कि हमें किस तरह की सनत चाहिए, जॉइंट वेंचर्स चाहिए, क्या टेक्नोलॉजी लेनी है, और कौन सी सनतें ऐसी हैं जो बिजली पर या इंपोर्टेड फ्यूल पर कम डिपेंडेंट है। देखिए ना, अगर तो हम बढ़ाते जाएंगे वो ट्रेडिशनल इंडस्ट्री जो बाहर की इंपोर्टेड रॉ मटेरियल और फ्यूल पर डिपेंडेंट है, तो हम कंपेटिटिव नहीं हो पाएंगे। अगर जैसे मैं अर्ज करता हूं, हम नॉलेज प्रोडक्ट्स में चले जाते हैं, टेक्नोलॉजी लिंक प्रोजेक्ट में चले जाते हैं, तो हमारे पास यकीनन एक एज फ्यूचर में आएगा। लेकिन इस वक्त सिमत बनाने की जरूरत है। जो मैक्रो लेवल पर हुकूमत है वो तो इसी पर खुश है कि हमें कुछ डॉलर्स मिल जाए, IMF से बेल आउट हो जाए, तो हमारा 1-1.5 साल और अच्छा गुजर जाए। लेकिन मुझे इस वक्त सलाहियत नहीं दिख रही एक कटिंग एज पॉलिसी बनाने की, ताकि हम खित्ते में कंपेटिटिव हो सके। तो हारून साहब, ये ज़ाहिर है IMF का ये जो अगले 3 साल का प्रोग्राम है, ये एक ब्रीदिंग स्पेस के तौर पर अगर हमें इस्तेमाल करना है, तो उसमें 1 साल पहले हमने SIFC को इसीलिए फॉर्म किया था कि बड़े लेवल पर इन्वेस्टमेंट को हम लेकर आ सकें। अब अगर IMF की ये शराइत और जो SIFC की इंटेंशन है, उसका तो कहीं आने वाले दौर में कोई एक क्लैश होता आप नहीं देख रहे कि SIFC भी इसके पैरेलल चलती रहेगी, इसकी फॉर्मेशन पर तो कोई असर IMF का प्रोग्राम नहीं डालेगा, और वो मकासद जिनके लिए बनाई गई थी, क्या उनका हुसूल आपको अगले 6 माह में या साल में कहीं मुमकिन होता नजर आ रहा है? कि पाकिस्तान को 2 ऑब्सेशन से या निकलने की जरूरत है। एक कि हम सिर्फ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की तरफ जाएं, हर इन्वेस्टर इक्वली इंपॉर्टेंट है, बल्कि लोकल मेरे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लोकल करेगा तो फॉरेनर आएंगे। दूसरा, ये जो हम मेगा प्रोजेक्ट्स अनाउंस करना चाहते हैं, ना तो हमारे में कैपेबिलिटी है, ना ही कोई ऐसे इन्वेस्टर बैठे हैं जो बहुत बड़े प्रोजेक्ट्स जो नए हैं उनको अंडरटेक करेंगे। मेरी राय यह है, जो मैं पहले भी देता रहा हूं, अब भी कहता हूं, कि आप एग्जिस्टिंग क्रेडिबल इन्वेस्टर्स को एक्सपेंशन की तरफ इंसेंटिव दीजिए। उसकी ऑलरेडी अगर प्रोडक्शन की एक लेवल है, उनसे कहें आपने अगर दुगना करना है तो बताएं हम क्या करेंगे। एक तो वो जल्दी हो जाएगा, दूसरा उसके अंदर चीनी, सऊदी अरेबिया और बाकी लोगों का इंटरेस्ट भी आएगा, क्योंकि उनके पास एक क्रेडिबल ट्रैक रिकॉर्ड होगा
ये जो फिजिबिलिटी बना के जमीन खरीद के जीरो से जो ट्रेडिशनल तरीका है सनतें लगाने का, मेरा नहीं ख्याल कि खित्ते के इन्वेस्टर इसको कोई संजीदगी से देखेंगे। अब आपके सवाल का जवाब मैं फिर से वही रिपीट करूंगा कि हमें अब ये जो एक स्टेट के पेटनेज के ऊपर इंडस्ट्री लगती थी, उससे निकल के एक कंपेटिटिव इंडस्ट्री की तरफ जाना है जहां हमारा कंपैरेटिव एडवांटेज है। फॉर इंस्टेंस, अगर हमारा लाइफ स्टॉक में एडवांटेज है तो उसकी वैल्यू एडिशन की तरफ इंसेंटिव्स क्रिएट करें। अगर हमारा एग्रीकल्चर की कुछ चीजों में एडवांटेज है तो हमें उसमें वैल्यू ऐड करने की जरूरत है। आईटी में जो हमारे बच्चे यहाँ पर प्रोड्यूस कर रहे हैं और इनफॉर्मल सेक्टर में हैं, उनको बजाय इसके कि टैक्सेस ज्यादा बढ़ाएं, उनको इनकरेज करने की जरूरत है। ताकि देखिए जो नॉलेज एक्सपोर्ट्स हैं वो ट्रेडिशनल जो हमारी एक मैन्युफैक्चरिंग एक्सपोर्ट्स हैं उससे दुनिया में कहीं आगे निकल गए हैं। तो अब इसके लिए एक कटिंग एज पॉलिसी के लिए हुकूमत अगर स्पेस नहीं बनाती प्रोफेशनल्स के लिए, जिन्होंने बाकी दुनिया के ममालिक में, कैम्बोडिया में, वियतनाम में देखा है कैसे बनी है, तो मुश्किल तरीन हो जाएगा। SIFC को अपना काम करना चाहिए कि इन्वेस्टर आए तो उसको हर्डल्स ना आए। मेरा नहीं ख्याल कि SIFC का काम कारोबार करना है या प्रोजेक्ट बनाना है या गवर्नमेंट की बड़ी बड़ी डील्स करनी है। ये काम के लिए जो है ना, ये प्राइवेट सेक्टर का अब आएगा। वो जमाना चला गया कि जब पाकिस्तान एक वेस्ट का भी बड़ा स्ट्रेटेजिक एलाय था, हमें सस्ता पैसा मिलता था, हमें प्रायोरिटी मिलती थी। अब हमें अपने कदमों पे खड़े करना है और वो बहुत मुश्किल इक़दाम है, खास तौर पे IMF की फिस्कल और मॉनेटरी कंडीशंस के अंदर, जहां पर हुकूमत के पास स्पेंडिंग स्पेस कम होगी। हाँ, पॉलिसी स्पेस है, लेकिन उसके लिए एक्सपर्ट चाहिए, ब्यूरोक्रेसी नहीं कर पाएगी। और हम सब जो इस वक्त प्राइवेट सेक्टर को जो फैसिलिटेशन चाहिए, गवर्नमेंट के पास मार्जिन भी है, लेकिन उसके बावजूद अपने एंड से गवर्नमेंट बहुत सेफ स्टेप्स ले रही है। अभी जो पॉलिसी रेट आया नया, इंटरेस्ट रेट में जितनी कमी हुई है 2% की, इसकी डबल हो सकती थी। उससे बिजनेस एक्टिविटी भी जनरेट होती, उससे आपकी ग्रोथ को भी फ़ायदा होता, आपकी इंडस्ट्री भी मज़ीद इस्तेहकाम होती के अंदर आती। तो वो मौका भी हुकूमत ने ज़ाय किया। अगर इस तरह के अपॉर्चुनिटीज़ को हुकूमत ही अवेल नहीं करेगी तो इन्वेस्टर्स का, ये जो बड़े बिजनेस ग्रुप्स हैं, उनका एतमाद भी तो फिर वो कम होता जाएगा। जी, एतमाद, पहली बात तो ये है कि जो पॉलिटिकल हुकूमत है उसका इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इकोनॉमिक मैनेजमेंट से दुनिया में बहुत कम ताल्लुक होता है। उनका काम एक पॉलिसी की सिमत देना है कि जी हमने प्राइवेटाइज करना है या हमने इन 4 इंडस्ट्रीज को एज ए विनर देखना है। अब ये जो जैसे अब पॉलिसी रेट है, ये सेंट्रल बैंक का काम है। जो इम्प्लीमेंटेशन है रिफॉर्म्स का, वो इदारों का काम है। जब तक इदारों में टॉप मोस्ट प्रोफेशनल्स को अट्रैक्ट नहीं किया जाएगा जिन पे मार्केट एतबार करती है, इदारों के लिए डिलीवरी मुश्किल से मुश्किल होती जाएगी और पॉलिटिकल गवर्नमेंट स्ट्रगल करेगी। ये जो आपकी बात है पॉलिसी रेट को, इसको मैं इस तरह आर्ग्यू करता हूं कि अगर 2% कम हुआ तो किसको फायदा हुआ? उसको फायदा हुआ जो 70% बैंकिंग रिसोर्सेज को बोरो करता है, और वो हुकूमत है। हुकूमत अगर इसके साथ अनाउंस करे कि आज से हम अपनी बोरोइंग 20% नीचे ले जाते हैं और प्राइवेट सेक्टर को क्राउड आउट नहीं करते हैं, फिर कुछ इंसेंटिव्स आना शुरू होंगे। हमें जो हमारे डेवलपमेंट फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशंस हैं उनको भी आगे लाने की जरूरत है। लोगों को लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग चाहिए और कमर्शियल बैंक सिर्फ हुकूमत को लेंड करते हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हारून शरीफ साहब, साबिक वजीर सरमाकारी, हमारे साथ मौजूद। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो अब कुछ IPPs आलमी अदालत इंसाफ में जाने की बात कर रहे हैं। क्या उसकी वजूहात हैं, क्या तफसीलात हैं, इस पर डिस्कशन करेंगे। खाकान नजीब साहब हमारे माशियात हमारे साथ मौजूद होंगे छोटे से ब्रेक के बाद। एक बार फिर प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहेंगे। और मुल्क भर में बिजली के मौजूदा टैरिफ और ओवर बिलिंग के खिलाफ हर सेक्टर इस वक्त एहतजाज कर रहा है और तमाम गुस्सा IPPs पर निकाला जा रहा है। माहिरीन के मुताबिक पावर सेक्टर का बहरान कैपेसिटी पेमेंट्स की अदायगी की वजह से ज़रूर है, लेकिन कैपेसिटी पेमेंट्स वाहिद मसला नहीं है। तवानाई के माहिरीन ने बिजली की कीमतों में इजाफे का जिम्मेदार दीगर मसाइल को भी करार दिया है। महकमा तवानाई के आदाद शुमार के मुताबिक कैपेसिटी पेमेंट बिजली की कुल लागत का सिर्फ 31% है।
माहिरीन के मुताबिक कैपेसिटी चार्जेस के अलावा बेस टैरिफ में कई दीगर अज्जा भी शामिल हैं जो बिजली की मजमूई लागत को पूरा करते हैं। सार्फिन का कुल टैरिफ तकरीबन 60.18 रुपए फी किलोवाट है, जिसमें से 41.05 रुपए फी किलोवाट यानी 68% बुनियादी टैरिफ है और बकिया 20.13 रुपए फी किलोवाट 32% लेवीज और टैक्सेस हैं। सार्फिन के बिल को इस तरह भी देखा जा सकता है कि कुल टैरिफ में पैदावार की लागत 49% है और बकिया 51% लेवीज, टैक्सेस, डिस्ट्रीब्यूशन मार्जिन, क्रॉस सब्सिडी और टैरिफ एडजस्टमेंट्स हैं। माहिरीन का कहना है कि बिजली के निर्खों में इजाफे की एक और वजह अमरीकी डॉलर के मुकाबले में पाकिस्तानी रुपए की कदर में कमी और बुलंद शरह सूद को भी करार दिया जा सकता है, क्योंकि इसका भी बराह रास्त ताल्लुक पैदावारी लागत से है। माहिरीन के मुताबिक आवाम को रिलीफ देने के लिए हुकूमत को अपने हिस्से से टैरिफ में कमी करनी चाहिए और ऐसा ही एक मुतालबा मुख्तलिफ IPPs की जानिब से भी किया गया है। IPPs ने कैपेसिटी चार्जेस समेत बिजली के निर्खों में कमी से साफ इनकार कर दिया है। बिजली कंपनीज ने हुकूमत से पहले अपने 52% पावर हाउसेस के निर्ख कम करने का मुतालबा किया है। पेप्को ज़राए का यह कहना है कि मालकान ने हुकूमत को आगाह कर दिया है कि मुआहदों से छेड़छाड़ महंगी पड़ेगी। IPPs ने ज़बरदस्ती करने पर आलमी सालसी अदालत से रुजू करने की धमकी दे दी है। IPPs मालकान ने मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि हुकूमत बिजली के बिलों पर 38% नाजायज़ टैक्सेस वापस ले। ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान की एक रिपोर्ट में मुल्क की तवानाई के शोबे के बिगाड़ को बेनकाब किया गया है, जिसके नताइज इस मुल्क के अवाम भुगत रहे हैं। AGP की रिपोर्ट है जिसमें मुख्तलिफ लीकेजेस, करप्शन और दीगर नुकसानदेह तरीकों की निशानदही की गई है, जिसके बाइस कौम और कौमी खजाने को 4.5 ट्रिलियन रुपए का नुकसान हो रहा है। मुल्क को इस वक्त मुआशी चैलेंजेस का सामना है। साल 2023-2024 के लिए 442 सफ़ात पर मुश्तमिल रिपोर्ट में अदम वसूली, ओवर बिलिंग, असासों और माली बदइंतजामी के हवाले से सवालात उठाए गए हैं। सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी के ऑडिट से इंकशाफ हुआ है कि डिस्कोस बशमूल के इलेक्ट्रिक से तवानाई की फरोख्त की मद में वसूलियों की रकम 2.53 ट्रिलियन रुपए है और डिस्कोस और के इलेक्ट्रिक पावर प्रोड्यूसर्स को अदायगियां ताखीर से कर रही हैं, जिससे लेट पेमेंट सरचार्जेस वसूल किए जाते हैं। ऑडिट रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि अगर ये बड़ी रकम डिस्कोस से वसूल कर दी जाती है तो तवानाई के शोबे की माली सूरत हाल बेहतर हो सकती थी, जिससे कर्जों और लेट पेमेंट सरचार्ज के बोझ को खत्म किया जा सकता था। रिपोर्ट में मजीद कहा गया है कि डिफॉल्टर से वसूलियों को तेज करने के लिए इंतजामिया की जानिब से कोई कोशिश ही नहीं की गई। तिजारती तरीक़ेकार पर अमल न करने के नतीजे में 2022-2023 तक एनर्जी के डिफॉल्टर से 877 अरब रुपए की वसूली नहीं हो सकी। रिपोर्ट में कहा गया है कि नेशनल पावर पार्क्स मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड के ऑडिट से इंकशाफ हुआ है कि पावर जनरेशन प्लांट्स ने 2020-21 से 2022-23 के दौरान 41,477 गीगावाट आवर बिजली पैदा की है। पैदा होने वाले कुल यूनिट से 619.6 मिलियन यूनिट्स महंगे फ्यूल के इस्तेमाल से पैदा किए गए, जिसके नतीजे में सार्फिन को 61.97 अरब रुपए का इजाफी बोझ बर्दाश्त करना पड़ा। रिपोर्ट यह भी कहती है कि डिस्कोस ने रेगुलेटर की जानिब से मुकर्रर करदा टारगेट के मुकाबले में ज़्यादा सिस्टमेटिक लॉसेस के बाइस 196 अरब रुपए से ज़ायद का नुकसान पहुंचाया और ये बोझ भी सार्फिन पर डाल दिया गया है। जब ऐसी रिपोर्ट्स हैं तो फिर बिजली को सस्ता किस तरह किया जा सकेगा, इस पूरी सूरत हाल पर हम बात करेंगे। डॉक्टर खाकान नजीब साहब माहिर माशियात हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। इस वक्त हम देख रहे हैं कि रीनेगोशिएशन हुकूमत करना चाह रही थी कुछ IPPs के साथ। मसला बहुत बड़ा हो चुका है, लेकिन IPPs कह रहे हैं कि हम तो अगर हम पे प्रेशर डाला गया या हमें कन्विंस करने की कोशिश की गई, हम आलमी अदालत में चले जाएंगे और आलमी अदालत में जाने का फिर आसान मतलब ये है कि पाकिस्तान पे एक बार फिर कोई बड़ा जुर्माना हो सकता है। पाकिस्तान में फिर वही हालात पैदा हो सकते हैं जो रेकोटिक के बाद हुए थे, उसको भी पाकिस्तान ने भारी जुर्माना अदा किया था। तो अब ये क्या वे आउट है इस पूरी सूरत हाल में इस मामले का? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक तो अरबाब साहब, एक चीज़ तो हमें याद रखनी है कि IPPs का डेट रीप्रोफाइलिंग या कुछ IPPs को बंद करना या उनको टेक और पे से टेक एंड पे ले जाना, ये 3 चीज़ें हैं जो निगोशिएट आउट हो रही हैं। ये एक जुज़ है ओवरऑल सप्लाई साइड के रिफॉर्म का। ओवरऑल जो हमारा पावर सेक्टर है उसमें बहुत कुल्ली फंडामेंटल रिफॉर्म्स की ज़रूरत है, तंजीम नौ की ज़रूरत है। अगर हम ये सारे कामयाब भी हो जाते हैं काम करने, तब भी हम एक न्यू एनर्जी इकोनॉमी जो है उससे बहुत दूर होंगे। सो वन ऑलवेज मस्ट बी वेरी क्लियर कि मतलब प्राइवेटाइजेशन, सरप्लस कैपेसिटी को कैसे यूज़ करना है, टैरिफ के निज़ाम को कैसे ठीक करना है, टारगेटिंग ऑफ सब्सिडी पे कैसे जाना है, कैसे जो लेगेसी कॉस्ट 3.5 रुपए के करीब इस वक्त है, 3 रुपए 28 पैसे है डेट सर्विसिंग की, उसको ठीक करना है, कैसे थर्ड कोल पे मूव करना है, कैसे वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ गैस पे जाना है, और ये सारा काम
किसने करना है, ये सारे काम होने वाले हैं। सो लेट्स बी वेरी क्लियर। अब आपका स्पेसिफिक जवाब देखिए, 3 तरह के IPPs हैं पाकिस्तान में पॉलिसीज के अंडर। जो IPPs लगे हैं, मेरा ख्याल है कि अगर उनको ख़त्म कर दें, मतलब टेक और पे से उठाकर उनके कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म कर दें, जो कि कर देने चाहिए क्योंकि 25 साल गुजर चुके हैं, वो अपनी लाइफ तो जी चुके हैं, तो आपको 68 से 70 पैसे शायद की बेहतरी वहां पे दिखाई देगी। ये कर देना चाहिए। अब इसको निगोशिएट आउट करना चाहिए। दूसरी बात, 2002 के हैं, 2002 के भी अपने 25 साल करीबन पूरे करने वाले हैं, उनमें से चंद रह गए हैं, उनको भी इसी तरह से खाकान साहब, खत्म कलामी की माज़रत, इसमें एक ज़िमनी सवाल ये कि इससे ख़त्म करने से पहले क्या उनकी एफिशिएंसी को चेक करना चाहिए कि इस वक्त उनका स्टेटस क्या है, क्या वो आगे 10, 15, 20 साल वो मज़ीद चल सकते हैं, या फिर वो अगर बिल्कुल ख़त्म हो गए तो उन्हें ख़त्म किया जाए? नहीं, देखिए, ये तो वो जब आपको बिजली चाहिए हो तो आप वो अपनी उनकी डेट पेमेंट भी हो चुकी है, ROE रिटर्न ऑफ इक्विटी भी जा चुका है, आप बिजली ले सकते हैं उनसे, उनकी जो फ्यूल कॉस्ट है उसको मीट करके। सो इसमें जाने की अब कोई फ़ायदा नहीं होगा, कोई रीनिगोशिएशन है नहीं उसमें। सो इनको आप ख़त्म कर देंगे। जो 2002 के हैं वो कुछ रह गए होंगे, 2027-28 तक शायद ख़त्म हो जाएंगे, उनको ख़त्म कर दीजिए। इससे भी मेरा ख्याल है 70-80 पैसे का शायद कहते हैं कोई मुनाफा जो आप जा रहा है टैरिफ में से वो कम हो जाएगा, एक जो एस्टिमेट्स इस वक्त दिखाई दे रहे हैं। अब असल मसला कहाँ है? असल मसला है ये जो चाइनीज़ IPPs हैं और जो लोकल हैं, जो 2016-17 में लगे और उनकी एक हेवी डेट पेमेंट चल रही है। अब जब मेरी एक डिस्कशन इस पे बड़ी इन एन एनर्जी सेक्टर ज़िमन हुई, तो मुझे तो अभी ये देखना पड़ेगा कि इनमें से कौन से ऐसे IPPs हैं जिनकी अब 10 साल की जो मुद्दत है वो ख़त्म होने को 27-28 में आने वाली होगी, तो मेजर चंक तो इनका भी निकल चुका होगा। पर जो अगले 2-3 साल की पेमेंट्स अगर आपको कोई मौखर करने की मिलती हैं तो आप ज़रूर कर लीजिए। इसमें भी याद रखिए कि एक ऑफ कोर्स चाइनीज़ IPPs हैं जो कि एग्जिस्ट करते हैं, जिनके साथ आपने नेगोशिएट करना है, एक लोकल हैं उनके साथ करना है, फिर 50% तो गवर्नमेंट के पास है ना, उन सब का तो फैसला गवर्नमेंट ने खुद करना है। फैसले से क्या मतलब है? देखिए, उनके फैसले से ये मतलब है कि अगर डेट मौखर होना है तो हर IPP में जाकर हमें ये देखना पड़ेगा कि उनकी क्या कंडीशंस हैं और डेट मौखर करने की क्या सूरत हाल है। मौखर से मतलब डेट की रीप्रोफाइलिंग है कि अगले 3 साल या 4 साल में कुछ पेबल है, तो उसको अगर आप 10 या 15 साल पे मुहीत करना चाहते हैं तो वो कैसे होगा। ऑफ कोर्स ये सारी चीज़ें इतनी सादा इसलिए नहीं है कि कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशंस हैं, इसको करने के लिए यहाँ पे हीट रेट ऑडिट जिसकी आप जिक्र कर रहे थे वो काम आएगा, ज़रूर पुश करना चाहिए। बिकॉज एक ख्याल ये किया जाता है कि उसके करने से पता चलेगा कि एफिशिएंसी खड़ी कहाँ है और हमसे किस तेल की ज़मन में कैसे पैसे लिए जा रहे हैं। सही। सो ज़रूर, अब इसमें मॉरल परसुएशन भी है, टेक्निकल परसुएशन भी है, स्टेट का अपना वेट भी है, और फिर एक ऐसी ओवरऑल सिचुएशन है जिसमें ये करना ज़रूरी हो गया है। उसके लिए अगेन आई थिंक कि प्रोफेशनल साइड अगर डील करेगी इनसे अलॉन्ग विद एस्टैब्लिशमेंट, अलॉन्ग विद द मिनिस्ट्री, तो हम शायद आगे बढ़ पाएंगे। सही। और खान साहब, मॉरल परसुएशन की डिमांड या एक्सपेक्टेशन हम कैसे रख सकते हैं जब 52% जो IPPs गवर्नमेंट के पास हैं, अभी तक वो उनका कोई डिसीजन नहीं ले सका। अब तक तो गवर्नमेंट के पास एक पूरी शीट होनी चाहिए थी कि हमने अपने तौर पर तो अपनी जो प्रॉफिट्स हैं उनको कम कर लिया है, और इस बुनियाद पर हम अब दीगर IPPs को, चाइनीज़ को या जो दीगर लोकल IPPs हैं उनको हम अब कन्विंस कर रहे हैं कि वो भी अपने अपने प्रॉफिट्स को कम करें या इन सारे पैरामीटर्स पर वो पूरे उतरें। जब गवर्नमेंट ने अपने एंड का काम पूरा नहीं किया है तो फिर दूसरों से कैसे वो ये तवक्को लगा रहे हैं? दुरुस्त कह रहे हैं आप। इसके साथ साथ कोई चीज़ अगर आपसे बात करेगा तो ये भी पूछ सकता है ना कि आप अगर GST 18% दे रहे हैं तो आप उस पर कोई रियायत दे दीजिए। इस पर आई थिंक एडवांस इनकम टैक्स भी हम शायद चार्ज करते हैं, तो उस पर रियायत दे दीजिए। अब देखिए ना, आप बिजली के बिल में टैक्स क्यों लेते हैं? मतलब ये कौन सा मुल्क है जो ये काम करता होगा? हमें क्यों करना पड़ता है? हमें इसलिए करना पड़ता है क्योंकि हमारी टैक्स का निज़ाम अच्छा नहीं है। हमारे रिटेलर, हमारे होलसेलर, हमारे एग्रीकल्चर इनकम टैक्स, हमारे ये लोग प्रॉपर्टी टैक्स नहीं देना चाहते, सो हमें इनडायरेक्ट टैक्सेशन लेनी पड़ती है। ये दूसरी चीज़ है। एक मैंने तीसरी चीज़ का पहले जिक्र किया, मैं रिपीट कर दूं, ₹3.28 के करीब एक हम डेट सर्विसिंग सरचार्ज लगाए हुए हैं। ये वो डेट है जो कि सर्कुलर डेट कहलाता है, जो कि एक कंपनी, हमारी होल्डिंग कंपनी है, उसमें पार्क्ड है और बैंकों से लोन लेकर पार्क्ड है। सो वो पूरा करना होता है, उसके पैसे जाते हैं। सो मैंने जैसे शुरू की थी अरबाब आपसे कि पाकिस्तान का पावर सेक्टर, पाकिस्तान का एनर्जी सेक्टर एज अ होल एक बहुत बड़ी तंजीम नौ मांगता है।
एक बहुत बड़ी सर्जरी मांगता है 3 जगहों पे: पॉलिसी रीवैम्प, रेगुलेटरी रीवैम्प, प्राइवेटाइजेशन, कॉम्पिटिटिव बिहेवियर। मैं अभी इंडिया में देख रहा था, उनके एक बहुत बड़े बिजनेसमैन है, उन्होंने शायद 4-5 इंडियन रुपए पे कहा है कि मैं 6000 मेगावाट के करीब बिजली दूंगा, जिसमें विंड पावर भी है और थर्मल भी शामिल है। ये होता है कंपेटिटिव मार्केट का बिहेवियर। पाकिस्तान की मार्केट तो सोल बायर पे है। मतलब मैं अभी देख रहा था कि एडीबी की हाई अप्स विजिट कर रहे हैं पाकिस्तान। मतलब एडीबी और ये अदारों ने पाकिस्तान की तंजीमें नौ शुरू की थी, आज 25 साल हो गए हैं, वहीं पे खड़े हुए हैं। आई मीन रियली अब आज ये बिलीव करें कि ये डॉक्टर्स लोकल जो हैं उन्होंने आके सर्जरी करनी है। वो सर्जिकल टीम जब भी बनेगी 3 साल में पावर सेक्टर जो है वो एटलीस्ट स्टेबिलिटी की तरफ जरूर चला जाएगा। तो अभी तो खाकान साहब हम ये इंतजार कर रहे हैं ना कि वो टीम जब बनेगी या वो कब बनेगी, और उसके बाद फिर 3, साढ़े 3, 4 साल का अरसा में दरकार होगा। अब ये जो इसके दरमियान का इस वक्त टाइम है, कोई शॉर्ट टर्म सोल्यूशन इस वक्त नहीं है हमारी हुकूमत के पास या हमारे थिंक टैंक्स के पास। जो इंडिजिनस गैस या रिसोर्सेज हैं हम उसको क्यों नहीं इस्तेमाल कर पा रहे, हम उस कॉस्ट को क्यों नहीं एक लिमिट में ला पा रहे जिसका फ़ायदा हम उठा सकते हैं, लेकिन किन वजूहात की बुनियाद पर नहीं उठाया जा रहा? बेहतर जवाब आपके पास होगा। देखिए, कुछ चैलेंजेस जो हैं वो शॉर्ट टर्म में मीट किए जा सकते हैं। मतलब मैंने कई दफ़ा कहा है कि ये मेरी एक बड़ी प्रोफेशनल राय है कि अगर इस वक्त बहुत ज़्यादा बिजली के निर्ख हैं तो जो 18% GST ले रहे हैं उसको उठा लीजिए, एडवांस इनकम टैक्स 6 महीने के लिए उठा लीजिए, ये आसान तरीन चीज़ है। उसको FBR से या एक्सपेंडिचर को कट करके पूरा कर लीजिए, ये एक तरीका किया जा सकता है। इसी तरह जो 3.25 रुपए का वो है उसको मौखर करने की बात हो सकती है। सरप्लस कैपेसिटी नवंबर दिसंबर आ गया है, अभी तक आने वाला है। विंटर पैकेज आ जाना चाहिए। विंटर पैकेज का मतलब ये है कि हम मार्जिनल रेट पर सस्ती बिजली देंगे अरबाब को, ताकि वो गैस के हीटर की बजाय बिजली इस्तेमाल कर सके, जिसकी डिमांड 25 से घटकर 8,000 आ रही है और पर यूनिट कॉस्ट बढ़ रही है मेरी दिसंबर में। इसमें कोई मुश्किल चीज़ तो नहीं है ना, ये तो आपने करना है। पर ये बड़े टेक्निकल और प्रोफेशनल जुजियात हैं जिनमें जाकर अरबाब हमने गुफ्तगू की है। अब क्या ये हम सब कुछ कर सकते हैं? ट्रू पीक आवर्स पे नहीं पाकिस्तान जाता, घंटा चेंज करता है सारी दुनिया में। मैं ऑस्ट्रेलिया रहा हूँ, अमेरिका रहा हूँ, पेरिस रहा हूँ, तीनों जगहों पे काम करता था। ट्रू पीक आवर्स होते थे सर्दियों में और गर्मियों में, और वो नहीं हम कर पाते। मतलब शॉर्ट टर्म अब आपके सामने रखती हैं जो काम किए जा सकते हैं। थर्कोल भी वक्त लगेगा और थर्कोल को भी देखना पड़ेगा। 70-80% कॉस्ट जो है वो तो नया प्लांट ही लगाने की बात होगी ना अगर आप थर्कोल पे जाएंगे तो। आई एम नॉट इवन श्योर कि इफ दैट हैज रिमेन वाइबल, और वो उसको भी 1.5-2 साल लगेंगे ये सारा काम। आप इस साल 235 टेरावाट आवर बिजली जो है तकरीबन बनाएंगे। डिमांड 140-50 के ऊपर नहीं जा रही है, और अगर डिमांड नहीं जा रही है और 235 की कैपेसिटी दे रहे हैं, अगर 235 बेचने के तो तरीके कीजिए। अगर यही तरीके करेंगे तो पर यूनिट कॉस्ट नीचे आ जाएगी। तो इतनी मल्टी प्रोंग्ड अप्रोच चाहिए इस मसले को हल करने के। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया खाकान नजीब साहब, हमारे माशियात हमारे साथ मौजूद थे। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के आएंगे तो जो आईनी तरमीम होने जा रही है उस पर अब मामला फ़िलहाल गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी हो गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सुप्रीम कोर्ट जा चुकी है। राजा खालिद महमूद साहब एक ब्रेक के बाद हमारे साथ मौजूद होंगे, उनसे इस पूरी सूरत हाल पर बात करेंगे। एक बार फिर प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहेंगे। मुजव्वज़ा आईनी तरमीम के खिलाफ अब मामला बिलाखिर सुप्रीम कोर्ट जा पहुंचा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सुप्रीम कोर्ट में बाकायदा तौर पर दरख्वास्त दायर कर दी है, जिसमें विफाक को, चारों सूबों को, कौमी असम्बली को, सेनेट को फ़रीक बनाया गया है और बड़ा वाज़ेह इस दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया गया है कि मुजव्वज़ा आईनी तरमीम को इख्तियारात की तकसीम और अदलिया की आज़ादी के ख़िलाफ़ करार दिया जाए। विफाकी हुकूमत को यह आईनी तरमीम से रोका जाए। गुज़िश्ता 2-3 रोज़ से एक माहौल हमने देखा जो कि असम्बली में और सेनेट में बना हुआ था। अब आज ये दोनों जो इजलास थे उनको गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी तो कर दिया गया, लेकिन सियासतदानों से जब इससे मुताल्लिक बात हुई ऐवान के कॉरिडोर्स में और मुख्तलिफ मौक़ों पर, जब भी किसी सहाफ़ी को मौका मिला, जब सवालात हुए तो कहीं कोई वाज़ेह जवाब इस तरह के सामने नहीं आए। मुख्तलिफ अंदाज में इस सवाल को लाइटर अंदाज से जवाब देकर कभी वक्त निकाला गया और कभी थोड़ा टाइम लिया गया। तो अब इस वक्त इरादा क्या है हुकूमत का और ये दरख्वास्त अब कितनी मौसर साबित हो सकती है? इस हफ्ते में क्या चेंज आ सकता है इस बड़ी खबर में? इस पर हम बात करेंगे। राजा खालिद महमूद साहब, माहिर कानून। राजा साहब बहुत शुक्रिया सर, प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। अभी जो दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में बाकायदा तौर पर दायर हो गई है, क्या अथॉरिटी है सुप्रीम कोर्ट की इस सिलसिले में? कानून क्या कहता है? क्या ये आईनी तरमीम अब चूँकि मामला अदालत में चला गया है तो इसमें सिर्फ ताख़ीर होगी या ये कुल वक्ती तौर पर भी रोका जा सकता है इसको?
देखिए, मेरा ख्याल ये है कि सुप्रीम कोर्ट का कतन कोई कानूनी या आईनी हक नहीं है कि वो जो पेंडिंग लेजिस्लेशन है, अभी तो टेबल भी नहीं हुआ इस तरह का कोई तरमीमी बिल, उसे वो स्टे कर सके। इससे पहले भी एक बदतरीन मिसाल कायम की गई जब उमर अता बंदियाल साहब चीफ जस्टिस थे, तो उस वक्त प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल वो जेर बहस था असम्बली के अंदर, पार्लियामेंट के अंदर, तो पेंडिंग लेजिस्लेशन को उन्होंने स्टे कर दिया था। इस तरह की मिसालें बहुत कम देखने में आती हैं। पाकिस्तान की हिस्ट्री में इस तरह की कोई मिसाल नहीं है, और मुझे पार्लियामेंट्री हिस्ट्री चाहे वो बरतानिया की हो या जहाँ जहाँ पे भी पार्लिमानी निज़ाम कायम है, वहाँ पे निज़ाम हुकूमत कायम है, या जहाँ पे पार्लियामेंट मौजूद है, वहाँ पे इस तरह से नहीं हुआ। हाँ, एक्ट बन जाने के बाद या कानून बन जाने के बाद अगर वो कानून कॉन्स्टिट्यूशन से वाज़े तौर पे मुतसादिम है तो फिर उसे अल्ट्रावायरस करार दिया जा सकता है। लेकिन मैं समझता हूँ कि इस दरख्वास्त की भी कोई हैसियत नहीं। अभी तो लोगों के जहनों में है, जो ड्राफ्ट भी इसका बना वो तो ज़ाहिर इस सामने नहीं आ सका उस तरह से, ना ही मेरे ख्याल में उसे टेबल किया गया, जो मेरी इत्तला है, आप बेहतर बता सकते हैं। तो टेबल होने के बाद अगर वो जाते तो फिर भी कोई जवाब नहीं था। लेकिन इस जो इंटेंडेड लेजिस्लेशन है उसे किसी तरह से ना तो स्टे दिया जा सकता है, ना उस पर किसी तरह की कोई कार्रवाई हो सकती है। तो अभी नंबर गेम ही चल रहा है ना असेंबली में। अभी वो 214 से 224 तक कैसे लेके जाना है। एक सियासी जमात दूसरी सियासी जमात को मनाने की कोशिश करी है कि मौलाना साहब के वोट्स इस तरफ आ जाएं तो किसी तरह नंबर्स के करीब पहुंचा जा सके। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने क्या ये बहुत जल्दबाजी में या वक्त से पहले ही ये दरख्वास्त दायर कर दी है? नहीं, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने शायद जल्दबाजी में नहीं की होगी। उन्हें कुछ कहा गया होगा, जैसे होता रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ, कि इमरान खान साहब खुद कहते हैं कि मुझे जस्टिस खोसा ने कहा था कि बाहर रोड्स पे क्या कर रहे हो, हमारे पास आ जाओ। तो वो पानामा के इशू पे फिर सुप्रीम कोर्ट पे गए और पानामा से अकामा निकाल के नवाज शरीफ की गवर्नमेंट को उन्होंने घर भिजवा दिया था। लाइकवाइज आप देखें कि परसों का जो ऑर्डर है सुप्रीम कोर्ट के 8 जजेस का, ये वो 8 मोहतरम जजेस हैं जिन्होंने 12 जुलाई को आइन को अमेंड करते हुए आइन की जो वाज़े क्लासेस हैं, जो एक्सप्रेस प्रोविजंस हैं, उन्हें वायलेट करते हुए एक ऑर्डर, एक जजमेंट पास की। वो जजमेंट अभी तक उसकी डिटेल्स सामने नहीं आ सकी, बावजूद इसके कि आज तकरीबन 2 माह और 4 दिन से जायद का अरसा बीत चुका है, यानी 64 दिन हो चुके, वो डिटेल जजमेंट नहीं आ सकी। फिर इलेक्शन कमीशन ने एक पिटीशन दायर की 25 जुलाई को कि हमें ये वजाहत चाहिए, हम कुछ क्लैरिफिकेशन चाहते हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने ये खुद कहा था कि अगर आपको किसी तरह की क्लैरिफिकेशन चाहिए आप हमसे रजू कर सकते हैं। लेकिन परसों जब ये इस तरह की रूमर्स आई और इस तरह की बातें चली कि जी जो हुकूमत है वो कोई बिल आईडी बिल टेबल करने जा रही है, तो आपने देखा कि फौरन कोई काज लिस्ट जारी नहीं हुई, कोई नोटिस जारी नहीं हुआ, कोई समाअत जारी नहीं हुई, कोई कोर्ट कहीं पे असेंबल नहीं हुई। एक ऑर्डर पास कर दिया गया कि जी आपको हमारा ऑर्डर, हमारी जो जजमेंट है बड़ी वाज़ेह और क्लियर है, उससे उसकी पाबंदी करें। और इस हद तक के इलेक्शन कमीशन को समझे डराया गया। अच्छा। और इलेक्शन कमीशन ने भी फिर वापसी पे बड़ा ठीक ठाक मुनासिब जवाब दिया। मैं समझता हूँ कि इस तरह से जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल अदारे हैं, जुडिशरी भी एक कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन की क्रिएशन है, लाइकवाइज जो इलेक्शन कमीशन है वो भी कॉन्स्टिट्यूशन की प्रोडक्शन है। ठीक है, लेकिन ऐसा दूसरी तरफ हम देखें तो अब जो इस वक्त सियासी जमातें हैं, जो हुकूमत में शामिल जमातें हैं, वो अपना होमवर्क ही उनका कंप्लीट नहीं था ना। ऐसा लग रहा था कि बस ये अभी बिल टेबल हुआ, अभी ये तरमीम आई, लेकिन नंबर्स तो उनके पास पूरे थे ही नहीं। वो जिन वोट्स के लिए वो मौलाना साहब को मनाने की कोशिश कर रहे थे, वो आखिर तक वो कोशिश कामयाब नहीं हुई। अभी मामला गैर मुअय्यना मुद्दत तक जो टला है, इसमें आपको उनकी सियासी नाकामी हुकूमत की नज़र आ रही है, या फिर ये मामला चूंकि अब अदालत की तरफ चला गया तो उन्होंने कहा कि थोड़ा इसमें ब्रेक ले लेते हैं? नहीं अरबाब साहब, मेरे ख्याल में जो शुनीद है वो ये है कि नंबर तो शायद उनके पास पूरे हैं। अच्छा, कुछ जो शिक्के हैं, जो अमेंडमेंट्स हैं, उन पे शायद उस तरह से इत्तेफाक नहीं हो रहा। इस तरह की जो सूरत हाल है, मेरी भी चूंकि फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन मेरे पास भी नहीं है, मैं भी मीडिया के जरिए जो हमें बात मिलती है उसे फिर देखते हैं और आगे बढ़ाते हैं, उस पर बात करते हैं। तो कहा भी गया जी कि तरमीम हो जाएगी
लेकिन राजा साहब, ये अगर नंबर पूरे हो जाते हैं तो आपकी इस पर एक्सपर्ट ओपिनियन के फिर नए सवालात नहीं खड़े कर देगा कि जो नंबर सारे मिलाकर भी हुकूमत के 214 बनते हैं, अब ये 10 इजाफी नंबर्स का मतलब ये है कि अपोजिशन में शामिल कुछ लोग हुकूमत का साथ दें, वो खामोशी से उनके साथ मिल जाएं, तो फिर नए सवालात जन्म लेंगे फिर उस सूरत हाल में। तो जी देखें ना, पीटीआई के वो अरकान जो आज़ादाना तौर पे इलेक्शन लड़े, जिन्होंने कोई डिक्लेरेशन नहीं दिया था, एफिडेविट नहीं दिया, कुछ सर्टिफिकेट नहीं दिया था, वो इंडिपेंडेंट हैं। इलेक्शन कमीशन के रूबरू भी और सुप्रीम कोर्ट ने जो ज़बरदस्ती उन्हें शामिल करवाने की कोशिश की, वो बिल्कुल एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर था कि 3 दिनों के अंदर उन्हें शामिल होना था। आइन के जो आर्टिकल 51 है उसमें वाज़ेह तौर पे लिखा हुआ है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अपने से 15 दिन दे दिए। ये 15 दिन कहाँ से आए? या इन 8 जजेस को इसका जवाब देना चाहिए। ठीक है, कि आपको किसने अख्तियार दिया कि आप कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करें? आपको किसने अख्तियार दिया कि आप किसी खास पार्टी को, किसी खास ग्रोह के मफादात को प्रोटेक्ट करने के लिए बैठे? ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। राजा खालिद महमूद साहब माहिर कानून हमारे साथ मौजूद थे, गुफ्तगू आपने राजा साहब की सुनी। इसी के साथ नाज़रीन इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।